हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये हमारी अगली क्लास रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसके अलावा यह लिपि वर्णनात्मक है। इसमें वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान होता है। ठीक है, यह लिपि वर्णनात्मक है जिसमें वर्णों का लेखन एवं उच्चारण समान होता है। अगला प्रश्न, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। ठीक है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी शब्द मूलतः किसका है? तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है? तो लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे वर्ण कहा जाता है, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती है? तो उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में 17 बोलियां आती है। उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और इन उपभाषाओं के अंतर्गत जितनी बोलियां आती है कुल मिलाकर के वे 17 बोलियां होती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसके अलावा आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 17 बोलियां होती हैं उपभाषाओं के अंतर्गत। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की लगभग 6000 भाषाओं में से एक मानी जाती है। हिंदी विश्व की लगभग 6000 भाषाओं में से एक मानी जाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अभिधात्मक भाषा का प्रयोग का तात्पर्य क्या है? अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अर्थात शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण कर सकता है, वही अभिधामूलक भाषा कहलाती है। अर्थात शब्दों या फिर वाक्यों को, भाषा को ग्रहण करने में किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, अर्थात सरल तरीके से, सामान्य तरीके से भाषाओं को या शब्दों को ग्रहण किया जा सके, वही अभिधामूलक भाषा कहलाती है। जो आसानी से इंसान को समझ में आ जाए, ठीक है, वही अभिधामूलक भाषा कहलाती है। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। नंदी नागरी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है।
नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रही है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। नंदी नागरी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी नागरी लिपि की क्या है? दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियाँ दक्षिणी भारत के पश्चिमी भागों में प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियाँ नंदी नागरी में है। मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियाँ नंदी नागरी में है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नाम नहीं है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल शैली में की गई, यानी कि डिंगल शैली में वीर प्रधान रचनाएं रची गई, तो पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इसके अलावा भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण किया जाता है? तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों ही एक दूसरे के सहायक माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? खलटाही। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खलटाही तथा लरिया। खलटाही तथा लरिया, ये छत्तीसगढ़ी बोली का अन्य नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषा प्रस्तावक का नाम क्या रहा? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषा प्रस्तावक का नाम रहा गोपाल स्वामी अयंगर। उन्नीस सौ सैंतीस में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है कि यह एक राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और
श्रीलंका में 6वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का भी व्यापक प्रयोग दिखता है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग देखा जाता है। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो आचार्य नरेंद्र देव। इसके अध्यक्ष रहे आचार्य नरेंद्र देव और इन्होंने ही, इस समिति ने ही अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। निम्न में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो देवनागरी लिपि की इनमें से विशेषता नहीं है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। जबकि स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, सुंदर और सुगठित लिखावट, ये सभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती। मेवाती ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, तीनों ये चारों ही राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। जयपुरी के 2 अन्य नाम भी है, हाड़ौती और ढूंढानी। ठीक है, जयपुरी को हाड़ौती और ढूंढानी नाम से भी जाना जाता है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है अहीरवाटी। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है, क्या है? अहीरवाटी। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है अहीरवाटी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है रायपुर। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली नहीं बोली जाती है रायपुर में। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। रतलाम, देवास, उज्जैन, इन सभी जगहों पर मालवी बोली बोली जाती है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। ठीक है, लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इसी कारण यहाँ की बोली को मालवी कहा जाता है। वागड़ी बोली निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली है। वागड़ी बोली निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली है गुजराती। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली कौन सी है? गुजराती। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली है गुजराती। बोली या भाषा कौन सी है? तो गुजराती। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न आज का। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम भी है कौरवी। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।